अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक यहां पर वोटिंग होगी, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इस सीट पर मैं आपको बता दूं मतदाताओं का आंकड़ा क्या कहता है। इस सीट पर कुल 2,57,866 मतदाता है, जिसमें से 1,29,372 पुरुष और 1,28,492 महिलाएं हैं। और चुनाव के लिए कुल 332 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 1,485 मतदान कर्मी की ड्यूटी भी लगाई गई है। और यहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच है, तो वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी यहां पर अपना उम्मीदवार उतारा। मैं आपको बता दूं बीजेपी की तरफ से कमलेश शाह है, तो वहीं धीरन शाह इनवाती कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी है। और देवरावन भलावी जो है वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी है। तो देखिए ये जो है ये जानकारी मैं आपको दे दूं कि अमरवाड़ा एक ऐसी सीट है जो आदिवासी बाहुल्य सीट तो है ही, लेकिन वहां पर 3 त्रिकोणीय मुकाबला देखा जाता है। ये 3 आपको उम्मीदवार दिखा देते हैं। कमलेश शाह बीजेपी की तरफ से, धीरन शाह इनवाती कांग्रेस की तरफ से, तो वहीं देवरावन भलावी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। त्रिकोणीय मुकाबला अमरवाड़ा का ये रण है। आज यहां पर वोटिंग होनी है, मतदान होनी है, उसके बाद 13 जुलाई को नतीजे जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे। तो देखिए अमरवाड़ा में आज उपचुनाव है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए अमरवाड़ा सीट काफी अहम है, इसीलिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव से लेकर जीतू पटवारी और कमलनाथ ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है। आखिर क्यों अहम है अमरवाड़ा, देखिए इस रिपोर्ट में। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस के टिकट पर पिछला विधानसभा चुनाव जीते कमलेश शाह के भाजपा ज्वाइन करने की वजह से यहां पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस ने खास रणनीति के तहत आंचल कुंड धाम के धीरेन शाह को टिकट दिया है। उनके प्रचार के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ पूर्व सांसद नकुलनाथ और कमलनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ था। तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार कमलेश शाह के लिए खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत पूरी बीजेपी पार्टी ने जोर लगाया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरावेन भलावी भी चुनावी मैदान में है, जिसकी वजह से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। क्यों अहम है अमरवाड़ा, ये भी आप जान लीजिए। बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये साख का विषय हो गया है उपचुनाव। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने त्रिकोणीय बना दिया है ये मुकाबला। कमलनाथ की गढ़ बचाने की कोशिश है। जीतू पटवारी ने भी यहां पर जोर लगाया है। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी मोर्चा संभाला हुआ था। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में कुल 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से कांग्रेस से धीरेन शाह इनवाती, बीजेपी से कमलेश शाह, देवरावेन भलावी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अमरवाड़ा उपचुनाव में कुल 332 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल वोटर यहां पर 2,34,330 हैं, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 1,18,010 है, तो महिला वोटर की संख्या 1,16,315 है। कुल मिलाकर अब 13 जुलाई को आने वाले चुनाव परिणाम में ये देखना होगा कि किसकी मेहनत रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो अमरवाड़ा का जो ये उपचुनाव है ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद खास हो जाता है। इस खबर पर ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू अमरवाड़ा से। दुर्गेश, क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है, क्या वोटिंग शुरू हो गई है वहां पर? बिल्कुल अंजलि, देखिए देश में लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में ये पहला उपचुनाव है और इस पहले उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 7 बज चुके हैं अंजलि, लिहाजा वोटिंग तो शुरू हो चुकी है। पूरे अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आंकड़े हम बता चुके हैं कि इस अमरवाड़ा क्षेत्र में महिला और पुरुष वोटर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 1,000 वोटों का ही मात्र अंतर है। 1,29,000 के करीब पुरुष है, 1,28,000 के करीब महिला है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वोटिंग शुरू हो गई, इसलिए सबसे पहले मैं मतदाता से बात करूंगा, उसके बाद तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। पहला वोट इस बूथ में डाल के आए हैं। ये बसूरिया गांव है जहां पर ये मतदाता जो है आप देख सकते हैं इनके उंगली में वो निशान है। निर्वाचन आयोग का वो संदेश है, वो मैसेज है जो ये बताता है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। भले ही चुनाव हो, उपचुनाव हो, लेकिन आप जरूर घरों से निकलें। हम भी अपील करेंगे कि ये पहला उपचुनाव है इस अमरवाड़ा क्षेत्र में। अमरवाड़ा क्षेत्र की जनता बढ़ चढ़कर मतदान करे, लेकिन वोट आप डाल के आए हैं, आपको दूसरा मौका मिला है एक तरीके से कहा जाए उपचुनाव को लेकर। क्या कहेंगे आज, किन मुद्दों पर आप वोट डाल के आए? ये तो देश के विकास के लिए वोट डालना पड़ता है और ये अच्छा चुनाव के जो नतीजे हों, परिणाम हो, देश का विकास होना चाहिए। बिल्कुल। अपने क्षेत्र के विकास को लेकर क्या कहेंगे आप? अब क्षेत्र में तो जो
सरकारी योजनाएं हैं वो तो सभी का लाभ मिलता है, वो तो पूरे देश में जो अपने एमपी में जो भी योजनाएं हैं वो तो सभी को मिल रही हैं। बिल्कुल, आप पहले मतदाता हैं, अपील करेंगे अपने क्षेत्र के लोगों से कि आए घरों से निकले। जी जी, सबसे लोग अच्छे से वोट डालें, 100% मतदान हो, मैं ये चाहता हूँ। बिल्कुल, तो देखिए ये उपचुनाव है, अमरवाड़ा विधानसभा सीट है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर जो टक्कर है वो टक्कर मैं आपको दिखा दूंगा कि किन किन के बीच में है। वैसे तो हम दिखा चुके हैं अपने दर्शकों को, लेकिन यहाँ पर जो पोस्टर लगा हुआ है भारत निर्वाचन आयोग का, इसमें पहला नाम है कमलेश प्रताप शाह, जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं, विधायक भी रह चुके हैं, 3 बार के विधायक लगातार रहे, कांग्रेस से विधायक रहे, एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, आदिवासियों के बीच बड़ी पकड़ मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात, कमलेश शाह का जो बैकग्राउंड है वो राजनीतिक नहीं है बल्कि राजकीय है, यानी कि वो राजशाही परिवार से आते हैं, उनके नाम के आगे ही राजा कमलेश प्रताप शाह लिखा जाता है। लेकिन जो दूसरे प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो है धीरन शाह, और इनका भी एक अलग रुतबा है क्योंकि ये जिस परिवार से बिलोंग करते हैं वो धार्मिक परिवार है। उनको जो आचर कुंड एक बड़ा धार्मिक स्थान है यहाँ पर, उसका बड़ा प्रतीक माना जाता है, लोगों की बड़ी श्रद्धा है, और उस परिवार के शख्स को जो है कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। लेकिन तीसरा जो सबसे बड़ा है वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है अमरवाड़ा, और इसलिए हम जो त्रिकोणीय मुकाबले की बात कर रहे हैं अंजलि, इस क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की वजह से है। अब मैं जिस केंद्र में मौजूद हूं ये आदर्श मतदान केंद्र है, और आदर्श मतदान केंद्र इसलिए बनाया जाता है कि उस केंद्र में आपको तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी जो एक मतदाता के रूप में आप अपेक्षा करते हैं। निर्वाचन आयोग क्या तैयारियां कर रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरें। मैं अंदर नहीं जाऊंगा लेकिन यहीं से कोशिश करूंगा आपको तस्वीरें दिखाने की कि मतदाताओं का धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि 2 मतदाता अभी अंदर हैं, वोटिंग कर रहे हैं, और चूंकि पूरे निर्वाचन आयोग की, जैसा कि हम विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में देखते हैं, बिल्कुल ठीक वैसी ही प्रक्रिया उपचुनाव में भी अपनाई जाती है और यहां पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सुबह का वक्त है, थोड़ा सा आदिवासी बहुल क्षेत्र होता है, सुबह सुबह लोग थोड़ा सा कम निकलते हैं, दोपहर होते होते यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी। बिल्कुल, अभी तो मतदान की प्रक्रिया शुरू ही हुई है दुर्गेश, अभी वोटिंग शुरू ही हुई है, तो धीरे धीरे करके मतदाता भी घरों से निकलेंगे और यहाँ पहुंचेंगे। आप अपडेट्स देते रहिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने वाली है रायपुर में। आज रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में ये बैठक होगी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बैठक में शामिल होने वाले हैं। सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो तमाम दिग्गज नेताओं के बीच ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक होनी है, तो बेहद खास अपने आप में हो जाती है, और खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि नितिन नबीन का वहां दौरा हो चुका है, वो बैठक ले चुके हैं, और उससे पहले विष्णुदेव साय कैबिनेट की भी बैठक हो चुकी है। तो तमाम जो प्रक्रिया है प्रदेश हित में वो की जा रही है सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और बीजेपी कार्य समिति की बैठक इसी लिहाज से बेहद खास हो जाती है। क्या कुछ खास बातें रहने वाली है, इसको जानने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा, सीधा उनका रुख करूंगी। रोहित, बीजेपी कार्य समिति की बैठक है आज, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? अंजलि, देखिए, बहुत बड़ी बैठक आज होने वाली है और ये पहला दफा होगा जब भाजपा के प्रदेश कार्यालय के बाहर में ये बैठक होने वाली है, जिसमें लगभग 1600 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी कल रात 9 बजे रायपुर आ चुके हैं, मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। इसके अलावा आज की बैठक पे भाजपा के तमाम मोर्चा प्रकोष्ठ, भाजपा के तमाम कार्यकारिणी सदस्य, जिला सदस्य, इसके अलावा प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य, वो तमाम लोग शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सरकार की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर तो शामिल होंगे। इसके अलावा राज्य के तमाम मंत्री शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा संगठन से जुड़े हुए तमाम लोग शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर बड़ी बैठक है, और बड़ी बैठक पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में है, और सुबह 11 बजे से ये बैठक की शुरुआत हो जाएगी, जब तमाम लोग एक एक करके, जो संजय श्रीवास्तव हैं प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि इस पर विभिन्न बिंदु तय किए गए हैं और उन विभिन्न बिंदुओं को लेकर चर्चा की जाएगी। साफ तौर पर पिछले चुनावों की समीक्षा के साथ में किस प्रकार से बढ़त मिली है, या फिर कौन से ऐसे बूथ रह गए हैं जहां पर मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आगामी समय पर नगरीय निकाय का भी चुनाव है, तो उसको लेकर भी पार्टी को रिचार्ज किया जाएगा, नए सिरे से जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, मोर्चा प्रकोष्ठों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि किस प्रकार से वो आगे बढ़े और नगरीय निकाय चुनाव में एक बार फिर से 2 चुनावों की तरह विजय मिले। तो कई मायनों में महत्वपूर्ण बैठक, तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा, लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा, और अब जो फोकस
फोकस है वो नगरीय निकाय चुनाव पर भी है इस कार्य समिति बैठक का। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। देखिए, शनिवार को जम्मू के कठुआ में हुए आतंकी हमले में एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद और 5 जवान घायल हो गए। ये पांचों जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे। कल इन पांचों जवानों का शव देहरादून पहुंचा, जहां इन्हें अंतिम सलामी दी गई। लेकिन ये पूरा हादसा हुआ कैसे और आतंकियों ने बड़नोटा में क्यों हमला किया, देखिए इस रिपोर्ट में। धरती का स्वर्ग जो सालों तक आतंक के साए में रहा, सरकार की कोशिशों से कुछ दिनों में वहां हालात सामान्य होने लगी थी, लेकिन दहशतगर्द हमेशा से घाटी में अशांति ही चाहते हैं। धारा 370 हटने के बाद घाटी में थोड़ी बहुत शांति जरूर आई हो, लेकिन इन आतंकियों के निशाने पर अब जम्मू है। जम्मू में पिछले 1 महीने से ये आतंकी लगातार नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। शनिवार को कठुआ में हुई घटना में एक जेसीयू समेत 5 जवान शहीद हो गए और 5 जवान भी घायल हुए। अब इन आतंकियों ने कठुआ से 123 किलोमीटर दूर माछड़ी इलाके के बड़नोटा में सेना के ट्रक को निशाना बनाया। अब इन आतंकियों ने इस जगह को ही क्यों चुना है, ये भी आपको समझाते हैं। बड़नोटा में सड़क मार्ग बेहद संकीर्ण है। 15 से 20 किलोमीटर की स्पीड से ही चल सकता है ट्रक। एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ गहरी खाई। सेना की ट्रक की स्पीड बहुत धीमी थी। पूरी प्लानिंग के तहत आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया। शिवखोड़ी की तरह ट्रक के ड्राइवर को बनाया निशाना। पहले ग्रेनेड से हमला किया, उसके बाद स्नाइपर गन से फायरिंग की। ये पांचों जवान उत्तराखंड से थे। मंगलवार को इन पांचों जवानों का शव देहरादून पहुंचा, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें अंतिम सलामी दी। अनंत सिंह, कमल सिंह, आदर्श नेगी, विनोद सिंह, अनुज सिंह नाम के भारत मां के ये पांचों सपूत पंचतत्व में विलीन हो गए और देश के लिए दे गए अपना सर्वोच्च बलिदान। इन पांचों के इस बलिदान को ये देश भूलने वाला नहीं है और पिछले 71 दिनों में इन आतंकियों ने घाटी में 9 हमले किए हैं। अब उन 9 हमलों की टाइमलाइन पर भी एक नजर डाल लीजिए। 71 दिन में 9 हमले। 28 अप्रैल को उधमपुर में एक गांव में आतंकियों ने हमला किया। एक विलेज डिफेंस गार्ड घायल हो गए थे, इलाज के दौरान दम तोड़ा। 4 मई को पुंछ के शाह सितार में एयरफोर्स के काफिले पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें एक एयरफोर्स के अधिकारी विक्की पहाड़ी शहीद हो गए और 5 जवान घायल हो गए। 9 जून को जम्मू के रियासी में बस पर हमला हुआ, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 11 जून कठुआ के हीरानगर के सैदा सोहल गांव में 2 आतंकी मारे गए थे। इस हमले में एक सीआरपीएफ कांस्टेबल शहीद हो गए थे। 12 जून को ही जम्मू के डोडा में 2 हमले हुए। हमले में 5 जवान, एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हुए थे। गंडोह में सर्च टीम पर हुए हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हुए थे। 26 जून को जम्मू के डोडा में फिर आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। 3 आतंकी मारे गए, एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। 7 जुलाई को राजौरी में सेना के कैंप के पास हमला हुआ था, इसमें एक जवान घायल हुआ था। और अब इन दहशतगर्दों ने एक बार फिर 8 जुलाई को हमला कर दिया, जिसमें हमारे देश के 5 जवान शहीद हो गए और 5 घायल हैं। जम्मू और घाटी में हो रहे लगातार आतंकी हमलों ने जवानों को आंखें दिखाई हैं और अब हर कोई इन जवानों के एक खून की बूंद का बदला मांग रहा है। फिलहाल जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस पूरे हमले में 3 से 4 आतंकी शामिल थे, जिनके लिए लगातार तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और देखिए, छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में अब स्थानीय युवाओं को 5 साल की छूट मिलेगी और इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रदेश में पूर्ण रूप से लागू कर दी गई है। 47,090 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का निर्णय भी लिया गया है और लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए अलग से सुशासन एवं अभिसरण विभाग भी बनाया गया है। तो ये कुछ अहम फैसले हैं जो विष्णुदेव साय कैबिनेट में लिए गए। कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई, उप मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं। बहुत सारे आप लोगों ने निर्णय लिए हैं, क्या क्या प्रमुख है उसमें? एक तो जो वनाधिकार पट्टा व्यक्तिगत पट्टा प्राप्त है और उसके निधन होने पर उसके वारिसान के कब्जे में है, उनके नामांतरण की जो प्रक्रिया है उसके प्रारूप का अनुमोदन किया गया। भंडार क्रय नियम में संशोधन करके अब सारी खरीदी वो जेम पोर्टल के माध्यम से होगी। इसी तरह से नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय हुआ है।
गृह विभाग के भर्तियों में कुछ पद हैं जिनको 1 वर्ष के लिए 5 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आज हुए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक बड़ा कदम आप लोगों ने उठाया है, किस तरीके से आप लोग रोकेंगे? भंडार क्रय नियम में संशोधन करके अब जेएम पोर्टल से ही खरीदी होगी और जेएम पोर्टल में जो सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है, ऐसी सामग्री यदि क्रय करना हो तो वित्त विभाग की अनुमति के बाद ही की जा सकेगी। एक आखिरी सवाल है, जो पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं स्थानीय बोली भाषा में, तो क्या छत्तीसगढ़ी की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं? देखिए 5वीं तक ये करने की हमारी योजना है। नई शिक्षा नीति में जिसका प्रावधान है उसके अनुरूप आगे की पढ़ाई होगी। तो आपने सुना उप मुख्यमंत्री अरुण साव जो कह रहे हैं कि आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसे निर्णय लिए गए हैं ताकि जो भ्रष्टाचार है उसको रोका जा सके। इसके अलावा जो स्थानीय बोली भाषा है उस पर पढ़ाई की जा सके। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज़, नवा रायपुर। तो वहीं देखिए इसी बीच छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू ने शराब घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू ने डुप्लीकेट होलोग्राम सप्लाई करने वाले प्रिज्म होलोग्राफी कंपनी के स्टेट हेड दिलीप पांडे को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि नवा रायपुर के जीएसटी भवन ऑफिस में भूतल कक्ष में होलोग्राम प्रिंटिंग होते थे और वहीं ईओडब्ल्यू की टीम ने सेटअप से जुड़े हुए इंडस्ट्रियल कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव को जब्त किया है, जिसके माध्यम से डुप्लीकेट होलोग्राम के सीरियल नंबर्स की छपाई की गई थी और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी बरामद किया गया है। और देखिए गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बन गए हैं। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। 42 साल के गंभीर ने द वॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ की जगह ली है और ये रिपोर्ट देखिए इस पर। गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट के द एंग्री यंग मैन अब इंडियन टीम के कोच बन गए हैं। पिछले कई दिनों से गंभीर का नाम चर्चाओं में बना हुआ था और बस उनके नाम की आधिकारिक घोषणा होने का इंतजार किया जा रहा था। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है और गौतम गंभीर को इंडियन टीम का कोच बनने पर बधाई दी है। अब गंभीर श्रीलंका सीरीज से अपना पद संभालेंगे और बतौर कोच उनके सामने पहली चुनौती इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताना होगा। 42 साल के गंभीर ने द वॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ की जगह ली है। द्रविड़ का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो गया था। गौतम के सामने होंगी गंभीर चुनौती। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बनानी होगी रणनीति। 2026 T20 वर्ल्ड कप में नई टीम बनानी होगी। सीनियर खिलाड़ियों के साथ तालमेल बैठाना होगा। विराट के साथ अनबन को भुलाना होगा। वर्ल्ड T20 जीतने के बाद होगा ज्यादा प्रेशर। राहुल द्रविड़ के लिए T20 वर्ल्ड कप आखिरी असाइनमेंट था। बतौर कोच राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया को टेस्ट, वनडे और T20 तीनों ही फॉर्मेट में कमाल दिखाया था। अब जरा एक बार द्रविड़ की उपलब्धियों पर भी नजर डाल लीजिए। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में टीम पहुंची। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची टीम इंडिया। 2021 और 2023 WTC के फाइनल में भी पहुंची टीम इंडिया। 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीती टीम इंडिया। गंभीर ने 1.5 महीने पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को IPL 2024 का चैंपियन बनाया था। इतना ही नहीं, गंभीर ने अपनी मेंटरशिप में लखनऊ सुपर जायंट्स को लगातार 2 सीजन के प्लेऑफ में पहुंचाया था और अब देखना होगा कि टीम इंडिया का कोच बनकर गंभीर कितना कमाल दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।